नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन तरीक़े से करते होंगे। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको जीके फास्ट रिवीजन यानी कि टॉप 12 क्वेश्चन्स लेकर आए हैं, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, जैसे में मानते हैं आप किसी राज्य के पीसीएस की तैयारी करते हो या फिर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या हाल ही में जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है वो हो गया या फिर किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्त एक और बात आपको बता देना चाहते हैं, आप इस वीडियो को ना एंड तक देखिएगा, ईमानदारी से एक बार देखिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप ना 5 प्लस भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि ये 5 प्लस वही विद्यार्थी करेगा ईमानदारी से, जो विद्यार्थी उनकी बेस मजबूत होगा और वो हर एक एग्जाम को बेहतरीन तरीके से हल किए होंगे, है कि नहीं? तो दोस्त आप एक बार इस वीडियो को एंड तक देखिए और खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना आंसर पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा कंप्लीट किया है, ठीक है ना? पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखना है और खुद बताइए कि आपने कितना आंसर इसका सही किया है, ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है दोस्त? तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना? और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, आप बिहार एस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप हमारे चैनल पे जाइए और बिहार स्पेशल का ना हम 2000 प्लस हम क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं और वो भी कैसा एमसीक्यू और वो भी मैप के माध्यम से, ठीक है ना? मैप के माध्यम से भी आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। थ्योरी, मैप और एमसीक्यू तीनों के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। हम आपको प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, ठीक है? तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, यानी कि इको साउंडिंग जो होता है उसका प्रयोग आखिर कहाँ पे होता है? ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है या फिर ऑप्शन बी है ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है या फिर ऑप्शन सी है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है या फिर ऑप्शन डी है भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। बताइए, जो इको साउंडिंग निकाला जाता है आखिर किन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 है, बताइए आपका सही ऑप्शन क्या है? ठीक है ना? क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। समझिए कि बहुत सारे एग्ज़ामों में ना ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पी बाय क्यू है। ठीक है ना दोस्त? तो हम बिल्कुल आपको समझा कर सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएँगे। तो दोस्त बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, वो समुद्र की जित कितनी गहराई है, उसको मापने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि समुद्र की कितनी गहराई है, उसको मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको मालूम है कि हम 3 तरह का क्वेश्चन हमेशा वीडियो में लेकर आते हैं। कौन-कौन सा? ईज़ी होता है, फिर मॉडरेट होता है, उसके बाद से हार्ड होता है, ताकि हम तीनों तरह के इसलिए क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपके पास प्रैक्टिस हो जाए, अनुभव हो जाए और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड ना लगे। बस यही मेरा मोटिव होता है कि नहीं दोस्त? तो चलिए हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि जो सोलर सेल होता है, जो सोलर सेल देख सकते हैं, ये सोलर सेल है। ये देख रहे हैं छोटा-छोटा जितना है ना, ये सोलर इसको पूरा मिला दीजिएगा, सोलर प्लेट बोला जाता है, ठीक है ना? तो इसी की बात कर रहा है, बोल रहा है कि जो सोलर सेल होता है, निम्न में से किसके बने होते हैं? अब ऑप्शन ए है अतिचालक के बने होते हैं या फिर ऑप्शन बी है अर्धचालक के बने होते हैं या फिर ऑप्शन सी है कुचालक होते हैं या फिर ऑप्शन डी है चालक होते हैं। देखिए सबसे पहले तो कुचालक तो हटा ही दीजिए, ये तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि बिना चालक के वो कभी भी कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, आपको मालूम ही है कि नहीं? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी सोलर सेल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? अर्धचालक होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में जो चिप लगाते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर के द्वारा बनाया जाता है कि नहीं? वो भी अर्धचालक के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सोलर सेल होता है, वो अर्धचालक के द्वारा बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को देखते हुए चलना है, ठीक है ना दोस्त? अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी बेहतरीन लग रहा है ना दोस्त, तो आप दोस्त ना वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ दिल से ना सब्सक्राइब करके जाइए। अगर हमारी मेहनत आपके एग्ज़ाम में थोड़ा-सा भी इम्प्रूवमेंट दे रही है, तो दिल से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलिए।
ठीक है ना दोस्त? अगर कोई भी वीडियो से संबंधित कोई भी राय हो, तो अपना कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय अपना आराम से रख सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? चलते हैं अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना? तो देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है। आखिर क्या कहलाता है? देखिए कोई वर्षा हो रहा है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के घटक मौजूद है और उसका पीएच मान जो है ना 4.5 से कम होता है, तो आखिर उसको क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए समोहनी वर्षा कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अम्ल वर्षा बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। बताइए दोस्त, जो भी जानकारी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते जाइएगा। हम देखते हैं कि कितने लोग 5 प्लस से भी ज़्यादा आंसर कर पाते हैं। ठीक है ना? तो आप ही के लिए हम बोल रहे हैं, आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो पाए, है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अम्ल वर्षा। तो देखिए जहाँ पर भी आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल की बातें, समझिए कि उसमें जो मौजूद होता है अगर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो समझिए कि वो अम्ल वर्षा ही उसमें होगा। ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? अम्ल वर्षा होता है। ठीक है? अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। प्रश्नों को ध्यान से देखते चलना है। देखिए 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन-कौन सा है। ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है थोरियम और ऑप्शन सी है रेडियम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि रेडियम हो जाएगा। ठीक है ना? रेडियम, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जो रेडियम होता है, वो जहरीली गैसों को ख़त्म करने के एक उत्प्रेरक है। ठीक है ना? तो इसी को आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार-बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन को लेकर हम चलते हैं। ठीक है ना? आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेकर आते हैं। आप एक बार एंड तक देखिएगा, खुद मालूम चलेगा जब एग्ज़ाम में आप बैठिएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि हमने कितना बेहतरीन चीज़ें लेकर आए हैं। है कि नहीं? तो देखिए ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये बी और सी अलग हो गए, इसीलिए आप इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी रेडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 5वां नंबर सवाल। देखते हैं, बिल्कुल आपको समय नहीं गँवाना है। 1 टू 1, पॉइंट टू पॉइंट हम खत्म करते हैं सारे सवाल को चलते हैं। ठीक है ना? अब 5 नंबर सवाल क्या है? देखिए, बोल रहा है कि जो सूक्ष्म पोषक यानी कि माइक्रो पोषक है, जो शर्करा के परिवहन यानी कि कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है फास्फोरस महत्वपूर्ण है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बी बोरान महत्वपूर्ण है, या फिर ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सल्फर है। बताइए, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो शर्करा के परिवहन यानी कि शुगर के परिवहन जब करता है, उसमें कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कौन-सा है? ठीक है ना? अब ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी आंसर बताते रहिएगा। ठीक है ना दोस्त? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसीलिए आपको ये सवाल का जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको इसका सही आंसर बताते हैं। देखिए, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बातें कर रहा है, जो कि शर्करा के परिवहन और कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कौन-सा है? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फास्फोरस है, ये कैल्शियम के कोशिका के विभाजन और कैल्शियम के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 6 नंबर प्रश्न पे। बोल रहे हैं कि आखिर कौन-सा खाद्य पदार्थ है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मछली, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अंडा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सब्जी। बताइए ऐसा कौन-सा खाद्य पदार्थ है जिसमें अमीनो अम्ल यानी कि प्रोटीन के गढ़ जो पूरा-पूरी पाए जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि 20 अमीनो अम्ल मिलने के बाद एक प्रोटीन का निर्माण होता है, आपको मालूम ही होगा, है कि नहीं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्र के माध्यम से आप तो समझ ही गए होंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अंडा जो होता है ना अंडा, अगर ये आप खा लेते हैं तो लगभग आपके सारे के सारे अमीनो अम्ल संपूर्ण मात्रा में इसमें मिल जाता है। यानी कि अंडा जो है खाद्य पदार्थ है। समझ में आ गया ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज का जो है 7 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित
नहीं है। बार-बार बोलते हैं कि जब भी आपको नहीं आएगा, आप इस तरीके से एग्ज़ाम में हाइलाइट कर दीजिएगा, गोला लगा दीजिएगा। इससे होता क्या है कि हमारी आँखें सीधे हाइलाइट पे पड़ती है, तो मालूम होता है कि इस प्रश्न में नहीं पूछ रहा है। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी ना ऐसे ही क्वेश्चन गलती करके आ जाते हैं, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि ऐसा कौन-सा सुमेलित है, यानी कि जो-जो जिससे अध्ययन किया जाता है, उसमें एक जो है वो नहीं है, ठीक है ना? गलत है। 4 नंबर दिया है, 4 प्रश्न ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है पेंडोलॉजी। पेंडोलॉजी क्या करता है? पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करता है, क्या ये सही है? या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन करता है, क्या ये भी सही है? या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा का अध्ययन करता है, क्या ये भी सही है? या फिर ऑप्शन डी ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन करता है, क्या ये सही है? बताइए इनमें से कौन सही नहीं है? पूछ रहा है सही नहीं है। तो देखिए बी जो है एंथोलॉजी ये फूलों का अध्ययन ये भी सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा ये भी सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है ट्रोफोलॉजी यानी कि पोषण का अध्ययन ये भी सही है। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर ए पोटोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन ये गलती है। ठीक है ना? अब गलत के हैं, जो पोइंडोलॉजी जो होता है ये जो होता है ये मृदा के अध्ययन करता है यानी कि मृदा के अध्ययन क्यों करता है यानी कि पेंडोलॉजी जो मृदा के अध्ययन को बोला जाता है उसको पेंडोलॉजी बोला जाता है जो कि मिट्टियों का अध्ययन करने के लिए बोला जाता है। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। समझ में आ गया? पेंडोलॉजी का अध्ययन यानी कि मृदा के अध्ययन को बोला जाता है पेंडोलॉजी बल्कि पौधे के जीवाश्मों के अध्ययन को नहीं बोला जाता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न देखने के हैं, ठीक है ना? 8 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ऐसा कौन-सा शैवाल है जिससे आयोडीन की प्राप्ति होती है यानी कि नमक की प्राप्ति होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सारागैमस से या फिर ऑप्शन नंबर बी है लैमिनेरिया से या फिर ऑप्शन नंबर सी है रोडिमेनिया प्लांटा से या फिर ऑप्शन नंबर डी है कार्डरस से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए, सभी शैवाल हैं, तो बताइए ऐसा कौन-सा शैवाल है जिससे नमक प्राप्त होता है यानी कि आयोडीन प्राप्त होती है? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा ये जो शैवाल होते हैं ये हमेशा लैमिनेरिया से नमक प्राप्त होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लैमिनेरिया जो है इससे आयोडीन की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया ना दोस्त? तो हमेशा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा नहीं लैमिनेरिया याद रखिएगा। शैवाल में कौन सा आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लैमिनेरिया से प्राप्त होती है। ठीक है ना दोस्त? चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा आज का टोटल आपको 12 क्वेश्चन हल करके ही जाना है और नहीं तो नहीं कम से कम 5 तो प्लस करना ही है आपको। अगर दोस्त ऐसा वीडियो अगर आपको सच में और भी चाहिए तो बिल्कुल दोस्त दिल से लाइक करके जाना है, ठीक है ना? और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बिना भूले हुए जाना है, ठीक है ना? तो अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 विस्थापित करता है, यानी कि एक दूसरे से अलग कर देता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन नंबर बी कॉपर या फिर ऑप्शन नंबर सी पीबी यानी कि सीसा या फिर ऑप्शन नंबर डी Hg यानी कि मरकरी या फिर पारा। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि ऐसा कौन-सा धातु है, इन चारों में से ऐसा कौन-सा धातु है, जो अब धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को अलग करता है, यानी कि विस्थापित करता है, वो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो है अम्ल धातु अम्ल से क्या करता है, अभिक्रिया करके उसको बस हाइड्रोजन जो है अलग कर देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। समझ में आ गया ना? ऐसे प्रश्नों को ना आप बार-बार रिवीजन कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार-बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 10वां नंबर सवाल देखने। 10वां नंबर सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोले कि हरगोविंद जो खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? हरगोविंद खुराना आपको मालूम है काफ़ी बेहतरीन वैज्ञानिक थे। उन्होंने आखिर कौन-सा आविष्कार किया जिसकी वजह से उनको सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए या फिर ऑप्शन नंबर बी है जीन के संश्लेषण के लिए या फिर ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी बात है हरगोविंद खुराना की तो दिमाग में एक ही चलना चाहिए कि जीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया जाता है या फिर इनको जाना जाता है। समझ में आ गया ना? तो हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है? अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए हम आपको इसलिए कंप्लीट करा रहे हैं तेजी में क्योंकि ये जीएस फास्ट रिवीजन है।
ये जीके फास्ट रिवीजन, इसमें आपको पूरे कंप्लीट तेज़ी में कंप्लीट करवाते जाएँगे। अगर आपको थ्योरी और मैप के माध्यम से भी चीज़ें समझना है, हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए। बिहार स्पेशल का संग्रह चला रहे हैं, टोटल 2000 प्रश्नों का। आप जाके देखिए, उसमें मैप, थ्योरी और सारा चीज़ कंप्लीट करवाते आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और बिहार के जो भी लड़के एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, उनके लिए वो प्लेलिस्ट और ये चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना दोस्त? और इसमें जीके फास्ट रिवीजन तो हम कंप्लीट करवा ही रहे हैं। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? देखिए, सीलियक रोग क्या है ना, एक माने ऑटो इम्यून सिस्टम रोग है, जो कि खुद ही हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम रोग, यानी कि खुद ही हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम उसको ही मारने लगता है, यानी कि विपरीत काम करने लगता है। ठीक है ना? तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। ख़ासकर ये गेहूँ-वहूँ को बोला जाता है कि नहीं खाने के लिए, हमारे आँत को काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करता है। समझ में आ गया ना? तो उसी की ये बात कर रहा है। तो बोल रहा है किस-किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन 12 यानी कि विटामिन 12, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आखिर कौन से विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? ध्यान से देखिए, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमको नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी देखने को मिला होगा। ठीक है ना? तो देखिए, इसका सही आंसर हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन बी 12। देखिए, विटामिन बी 12 की कमी की वजह से तो आयरन की कमी से भी कमी हो जाती है, यानी कि खून की भी कमी हो जाती है, आपको मालूम ही है। साथ ही साथ कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, तो सीलियक रोग भी हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, विटामिन बी 12 जो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पे, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना? 12 नंबर प्रश्न है, और ये जो है ये बायोलॉजी का सवाल है। ठीक है ना? बोल रहा है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा, यानी कि जेली जैसा तरल पदार्थ आखिर क्या कहलाता है? देखिए, कोशिकाओं में ना एक जेली जैसा, यानी कि लस-लस जैसा एक पदार्थ होता है, आखिर उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जीव द्रव्य बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बहिर्द्रव्य बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है केंद्र द्रव्य बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्त, इस वीडियो का आंसर बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप क्या 5 प्लस कंप्लीट कर पाए हैं, या फिर आपने कितना सही आंसर किया है, आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल से ज़रूर हमेशा जुड़ के रहिएगा। हमेशा आपको नोटिफ़िकेशन ऑन कर के रखिएगा। ऐसा वीडियो आपको बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है ना? जो कि हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका द्रव्य। देखिए, कोशिका द्रव्य में जब जाइएगा ना, तो उसमें जेली जैसा एक तरल पदार्थ होता है, यानी कि लिक्विड पदार्थ होता है, और वो काफ़ी चिपचिपा होता है। ठीक है ना? तो कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव्य में ये जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। समझ में आ गया ना? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो देख सकते हैं दोस्त कि आज के जो है 12 नंबर प्रश्न, जो 12 टोटल क्वेश्चन से लेकर आए हैं, और आप बताइए आप कितना क्वेश्चन इसमें हल कर पाए हैं। अगर चैनल आपको सच में बेहतर लग रहा है ना, वीडियो सच में बेहतरीन लग रहा है, तो आप दिल से ना इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, और कमेंट में एक प्यारा-सा कमेंट करना, जो भी अपना वीडियो से संबंधित राय हो, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए जाना भी नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक शानदार और जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में खूब सारा ध्यान रखिए।